अदरवाइज़ तो टेक्स्ट बुक में तो वैसे है भी नहीं, ये मेंशन भी नहीं है कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से हो सकती है, ये मेंशन नहीं है, बट हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। बट मैंने पहले भी मेंशन किया है, आपको बोला है कि हाइपर कॉन्जुगेशन से कौन कौन सी स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और कौन सी नहीं। तो नहीं में आपको यही आंसर देना है कि कार्ब अनायन की जनरल वे में हम नहीं कर सकते, काफ़ी रेयर केसेस में वो होता है। जनरल वे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल एंड अल्कीन, इनकी ही स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। कार्बोकेटायन कंप्लीट हुआ है, अब हम देखेंगे फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल के बारे में और उसकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते, वो हम यहाँ पे देखने वाले। आपका टेक्स्ट बुक अगर आप देखो तो टेक्स्ट बुक में, मतलब अगर आप 12th में हो तो 11 का टेक्स्ट बुक देखो, उसमें भी आपको बेसिक कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वहाँ, बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हाउ जस्ट वी एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। वैसे ही हमने इंडक्टिव में किया है, यहाँ भी हम करेंगे। मेरा सजेशन ये होगा कि फ्री रेडिकल हो, कार्बोकेटायन हो, उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में ही सोचो, बाकी इंडक्टिव के बारे में मत सोचो। हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग stability of carbocation, stability of free radical. Let us move towards free radicals. ठीक है, चलो काफ़ी क्लीन हो गया बोर्ड आपका। अभी पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इज नथिंग बट delocalization of sigma electron. Hyperconjugation is also said to be sigma p conjugation, ये भी कहा जाता है। and hyperconjugation is said to be no bond resonance. Hyperconjugation is said to be no bond resonance. अब हम यहाँ पे जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये फ्री रेडिकल है, ये है फ्री रेडिकल। ये कौन सा फ्री रेडिकल है, इसे ऐसे भी लिखा जाता है CH3CH2 डॉट, ये ऐसे ही है। ये जो डॉट है ये एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इस ऑर्बिटल में मैंने लिखा है। ये कोई वैकेंट नहीं है, ये p ऑर्बिटल है यहाँ पे, बट ये वैकेंट नहीं है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस है। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये होगा कि मैम ये फ्री रेडिकल बना कैसे। जैसे मैंने वहाँ भी कहा था कार्बोकेटायन कैसे बना, वैसे ही मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक बार रिवाइज भी हो जाएगा बॉन्ड क्लीवेज का पार्ट। यहाँ पे ये कैसे फॉर्म हुआ होगा, देखो यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे होगा CH2 और यहाँ पे कुछ एटम अटैच्ड होगा। ठीक है, सपोज हम बोलते हैं कि A करके कोई एटम यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ होगा, उनके बीच में क्या हुआ होगा, होमोलिटिक क्लीवेज, क्योंकि ऐसा कोई एटम होगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग क्या है, वहाँ पे सेम है, लगभग क्या है, सेम है। तो क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, सो यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ दिस CH3CH2 डॉट, मतलब इथाइल फ्री रेडिकल। क्या है ये, इथाइल फ्री रेडिकल, और उसके साथ साथ आपको A भी मिलेगा। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने दिखा दिया आपको कि ये कैसे आपको मिलता है। मतलब कार्बोकेटायन अगर आप बोलते हो तो कार्बोकेटायन आपको मिलता है वहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज के साथ। व्हेन यू टॉक अबाउट फ्री रेडिकल यू विल गेट इन अ होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, अब होमोलिटिक क्लीवेज में कंडीशन इम्पॉर्टेंट होती है तभी होगा ये। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट होता है, सूटेबल पेरोक्साइड होते हैं। ठीक है, या हाई टेम्परेचर्स पे भी होमोलिटिक क्लीवेज होता है। Now forget about homolytic cleavage. Let us move on to stability of free radical with the help of hyperconjugation, or you can say application of hyperconjugation in maintaining or in expressing stability of free radical. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ
थोड़ा सा अलग किस्सा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो भी एक खेल है वो थोड़ा अलग खेल है। कार्बोकैटायन था वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट इट कैरीज 1 इलेक्ट्रॉन विथ इट। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। फिर आप क्या बोलोगे यहाँ पे, मैम अगर ऐसा हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि ये जो हाइड्रोजन है फर्स्ट वाला, यहाँ के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये क्या बना सकते हैं वहाँ पे, ये वहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकते। ये जो हाइड्रोजन है ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में चला जाएगा। इनके बीच में क्या होगा होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। यहाँ पे होगा ये, यहाँ पे हाइड्रोजन की तरफ एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही है जो कि पेयर्ड नहीं है। उसे पेयरिंग करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जो कौन देगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन के, ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन से और कार्बन की ये जो बॉन्डिंग है, इनके बीच वाले इलेक्ट्रॉन ये मदद कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ऑर्बिटल ना लेते हुए ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है मे बी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे है आपका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज़ 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है। अब देखो आप, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग करके डबल बॉन्ड यहाँ पे बना सकते हैं। देखो होमोलिटिक क्लीवेज यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए, स्ट्रक्चर में बना रही हूँ, CH, यहाँ पे H है, यहाँ पे H डॉट है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया, पॉजिटिव नहीं आएगा, फ्री रेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे डॉट, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना लिया। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैं पहले से बोल रही हूँ, अभी भी सुन लो, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। आ गया समझ में? दिस इज़ द केस व्हेन यू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे पूछोगे कि मैम जैसे कार्बोकैटायन में आपने कहा था स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते हुए कि वहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने होते हैं उतने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो क्या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में भी वही होगा क्या? यस, ऑफ कोर्स वही होगा। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में भी आपको वही पॉइंट यहाँ पे नज़र आएगा, बस इफ़ेक्ट अलग है। रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे थे। यहाँ पे देखो, अब ये फर्स्ट वाला हाइड्रोजन हमने क्या किया, हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्म हुआ। दूसरा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देखो, ये वाले हाइड्रोजन को हटा के सेकेंड वाले हाइड्रोजन के और ये कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो यूज़ करके हो सकता है। देखो कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बना है जब आपने फर्स्ट वाले हाइड्रोजन के बारे में सोचा था। सेकंड स्ट्रक्चर, अब सेकंड है यहाँ पे कुछ ऐसा कि देखो C, फर्स्ट वाला वैसे ही रहेगा, ये जो है फ्री रेडिकल के फॉर्म में सेकंड आएगा, थर्ड वाला वैसे ही रहेगा, बीच में डबल बॉन्ड CH और H, ये सेकंड स्ट्रक्चर आपका बन गया। सेकेंड वाले हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिलोकलाइजेशन करके। अब रही बात थर्ड वाले की, थर्ड वाला हाइड्रोजन भी यूज़ करके देखो, हो सकता है यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज होगा। अब यहाँ पे CH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H डॉट, थर्ड वाला हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में आएगा, डबल बॉन्ड CH और H, ये बन गया आपका थर्ड स्ट्रक्चर, ये बन गया आपका थर्ड स्ट्रक्चर। मतलब स्टेटमेंट अगेन हम जनरलाइज कर सकते हैं, जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके पास रहेंगे
उतने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे। CS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो आप, उतने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे। इफ़ यू हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन देन यू हैव 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। If you have 3 alpha hydrogen then you have 3 contributing structure, or you can say resonating structure because it resembles almost with the resonance। ठीक है, सो CS मतलब contributing structure। सो ये समझ में आ गया होगा। अगेन हम ये और स्टेटमेंट एक जनरल कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम बोल रहे थे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते वक्त कि जितने अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे उतने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बढ़ते जाएंगे, उतनी स्टेबिलिटी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए आपके 1 2 3, इसे काउंट नहीं करना है बिकॉज यहाँ पे हो रहा है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड देन स्टेप बाय स्टेप यू विल गेट दिस 3 स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर आपको काउंट नहीं करना है। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब पूछे जाते हैं यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। तो 3 यहाँ पे फॉर्म हो गए, 4 मत बोलना यहाँ पे क्योंकि ये तो बेसिक आपका का फ्री रेडिकल था। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो जनरल हमने कर लिया, और भी जनरलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, ये भी यहाँ पे जनरलाइज हो सकता है। क्योंकि आप खुद ये सोचो 3 डिग्री फ्री रेडिकल अगर होगा, सपोज मैंने कहा कि 3 डिग्री यहाँ पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल, अब यहाँ पे है आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन, उतने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर 6 बनेंगे। यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स 3 बनेंगे जो हमने यहाँ पे निकाल लिए। और इससे भी कम स्टेबिलिटी है CH3 मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल की। ठीक है, कुछ लोग इसे 1 डिग्री भी बोलते हैं बट एक्चुअल में 1 डिग्री बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। डायरेक्टली आप उसे लिखो, डायरेक्टली मिथाइल फ्री रेडिकल बोलो। 0 डिग्री बोलना भी उतना भी वहाँ पे मतलब हम बोल सकते कि करेक्ट नहीं है एक्चुअल सेंस में। सीधे से बोलो मिथाइल फ्री रेडिकल, इसके पास कोई भी अल्फ़ा कार्बन नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। ठीक है, सो अगेन जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे उतने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे और उतनी उस पर्टिकुलर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा। अपवर्ड एरो मैंने किया है तो वहाँ पे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, वहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे और उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल भी बढ़ेंगे। ये जनरलाइज हमने यहाँ पे कर दिया। सो हमने क्या क्या अभी कंप्लीट किया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, और हम आगे देखने वाले हैं अल्कीन और कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। सेम थिंग यू कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल, बट मेरा आपसे सजेशन अगेन वही रहेगा, instead of using inductive effect, use hyperconjugation when anyone ask about stability of free radical or carbocation। ठीक है, सो ये एक स्टेबिलिटी यहाँ पे आप हाइपर कॉन्जुगेशन से कर सकते हो। सो ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। आगे का जो भी लेक्चर होगा तो आगे के लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है वहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे आगे के लेक्चर में कि वहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो भी कुछ हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि मैम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप लोग बनाते हो वहाँ पे, बट कहाँ पे पॉजिटिव आएगा कहाँ पे नेगेटिव आएगा ये हम समझ नहीं पाते। ठीक है,
होती है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ। कुछ ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, बस 5-6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि किस तरीके से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। बट माइंड वेल कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो वहाँ पे बनाने के लिए आपके इसमें प्रैक्टिस की बहुत वहाँ पे ज़रूरत है। प्रैक्टिस अगर आपकी कम रहेगी और मैं यहाँ पे 5-6 नहीं, 10 नहीं, 100 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपसे करवाऊँ तो भी कुछ वहाँ पे फ़ायदा नहीं है। खुद को आपको क्या करना होगा, वहाँ पे कुछ प्रैक्टिस वहाँ पे करनी होगी। हम आगे के लेक्चर में देखेंगे अल्कीन एंड कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन होती है विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, फिर से एक बार बोल रही हूँ, कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी जनरल वे में ये कहा जाता है कि कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप भी वही चीज़ को याद रखो। बट मैं आपको बोल सकती हूँ एज अ टीचर, ये मेरा काम है बोलना आपसे कि कार्ब अनायन की भी स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जो नॉर्मल ट्रेंड्स चलते आए हैं उस तरीके से ही आप आंसर दो। बट मेरा काम है कि वो बोलना कि कैसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्ब अनायन की भी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, तुरंत नेक्स्ट लेक्चर वहाँ पे मैं आपको दूंगी बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी ऑफ, यही आपका अल्कीन का स्टेबिलिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो अलग लेने वाली हूँ मैं। और वहाँ पे कार्ब अनायन उसके साथ होगा। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे वहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वहाँ पे आता है। बट उसके पहले ये मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, ये बोलो आप कि रेजोनेंस जो है ये एक बार फिर से आप खुद के लिए रिवाइज करो। इंडक्टिव हो गया है, रेजोनेंस हो गया है, प्लस आई माइनस आई हो गया है, प्लस आर माइनस आर हो गया है, जिसे प्लस एम माइनस एम भी कहा जाता है, मेसोमेरिक भी कहा जाएगा। आज कंप्लीट हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन का आधा पार्ट। ठीक है, वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एक्सप्लेन किया। ठीक है, ओवरऑल लेक्चर में आज हमने जो एक्सप्लेन किया है वो एक बार फिर से बता देती हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट, हम ये बोल सकते हैं। मोस्ट निगलेक्टेड है एक्चुअली, लोग उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का वहाँ पे कष्ट नहीं उठाते। बट हाइपर कॉन्जुगेशन से ही बहुत से स्टेबिलिटी के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। हम यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में थे। हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ अ परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। वो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है कि रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा और रिएजेंट निकाल दो तो वो इफेक्ट निकल जाएगा, ऐसा इफेक्ट वो नहीं है। ठीक है, और सेकेंडली हम ये बोल सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशंस में 3 आप याद रखो, फोर्थ वाला थोड़ा सा वहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक्सेप्शनल केस है, वो मत याद रखो। स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल अल्कीन की आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो सेड टू बी सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, बिकॉज पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो वैकेंट होना ये भी तो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, या पी ऑर्बिटल जो होते हैं जैसे फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना, वो भी यहाँ पे चल सकता है टू हैव अ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज सेड टू बी नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब यहाँ भी देखो आपकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे कहाँ पे बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बन रहे, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस भी यहाँ पे कहा जाएगा। जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा उतने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, चाहे वो कार्बोकेटायन हो चाहे वो फ्री रेडिकल हो। ठीक है, और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना आपको भूल गई, वो बता देती हूँ। ये जो फ्री रेडिकल यहाँ पे है या कार्बोकेटायन में जो हाइड्रोजन H+ वहाँ पे रहता है, तो आप बोलोगे कि ये H+ किसी दूसरे के साथ रिएक्ट होता है क्या? नहीं, ये इसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड में यहाँ पे घूमता रहता है, इसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड में यहाँ पे घूमता रहता है। वो H फ्री रेडिकल या H का कार्ब वहाँ पे कैटायन वो कहीं भी जाके दूसरे से रिएक्ट नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो H डॉट हो या H प्लस हो, वो उसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होता रहता है, घूमता रहता है, वो कहीं भी दूसरी जगह पे नहीं जाता। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे विथ हाइपर कॉन्जुगेशन, and we will explain the stability of alkene with the hyperconjugation. Thank you.